तो कल कौन चौके छक्के लगाएगा और कौन क्लीन बोल्ड होगा, ये तस्वीर जो है कल दोपहर तक साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जो नतीजे हैं वो दोपहर बाद जो है सामने आने शुरू हो जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हिमाचल की तस्वीर क्या रहने वाली है, एग्जिट पोल जो आए हैं उनमें कितना दम है, और साथ ही जो विधानसभा उपचुनाव हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उज्जवल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद कश्यप वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमाचल से, और अनुराग शर्मा हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का एग्जिट पोल जो ये कह रहा है कि एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 371 सीट जो है एनडीए लेकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, ये अनुमान है। और 315 सीटें जो हैं वो भाजपा को एग्जिट पोल में मिली हैं। इसके साथ ही जो 4 सीटें हैं हिमाचल की, वहां क्लीन स्वीप करती हुई भाजपा नजर आ रही है एग्जिट पोल्स में। अनुराग, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ग्राउंड पर क्या स्थिति है? सोलन, मंडी और हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो जो शिमला सीट है उसकी क्या तस्वीर है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात है, अगर जैसे हमने लगातार हम शुरुआती दौर से देख रहे थे, और सुरेश कश्यप को अगर हम बात करें, सुरेश कश्यप वर्सेस विनोद सुल्तानपुरी, पहली सीट शिमला संसदीय क्षेत्र की ये है। और जब हम इसकी बात करते हैं अनिल, तो हमने शुरुआती दौर में ही देखा था कि सबसे पहले जो टिकट का नामांकन मिला था तो वो सुरेश कश्यप को मिला था। और सुरेश कश्यप को मिलने की वजह से उसके साथ में ये हुआ उनको कि ये फायदा मिल गया था। पहला वो राउंड जब कवर कर चुके थे, तब तक जो था वो दूसरा राउंड के टाइम में जब आ रहे थे, उस दौरान में विनोद सुल्तानपुरी को सीट मिली। परंतु अगर हम ओवरऑल पूरी स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं सुरेश कश्यप के पास के लिए जो थी वो लोगों में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, कि बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि हम जो है वो इसको वोट नहीं देना चाहते। उसका रीजन ये है कि उन्होंने आपदा के टाइम में, जब हिमाचल में आपदा आई थी, तो उस वक्त उन्होंने जिस तरह का सहयोग कहीं या जिस तरह का धनराशि उनको लानी चाहिए थी वो नहीं ला पाए थे। उसकी वजह से कुछ एंटी इनकम्बेंसी दिखी। परंतु जब हमने तीसरे और चौथे राउंड की तरफ जब हमने देखना शुरू किया, तब उस वक्त ऐसा लगने लगा अनिल कि वहां पर तस्वीर जो थी वो सुरेश कश्यप की बजाय मोदी पर टर्न हो गई। लोगों का कहना यह था कि नरेंद्र मोदी जो है, हम नरेंद्र मोदी के वोट को दे रहे हैं। जबकि नाहन में भी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने आकर जिस दिन से हिमाचल में नरेंद्र मोदी आए थे, उस दिन से तस्वीर का रुख थोड़ा सा बदल गया था। और अंत होते होते 30 तारीख तक ये स्थितियां बिल्कुल परिवर्तित हो गई और सुरेश कश्यप के हक में हमें भी आज ये लग रहा है कि अभी स्थितियां जो है, अभी हालांकि बहुत ज्यादा इस बात को कहना थोड़ा जल्दी होगा, परंतु अभी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने लोगों से बातचीत की है उस तरह से ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसमें 2 अलग बातें हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो साइलेंट वोटर था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार थी और हिमाचल में जो थे वो सुखविंदर सुक्खू बैठे हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा तबका जो था वो एक साइलेंट वोटर की तरह रहा है जिन्होंने काम किया। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी ये कहना कि कौन किसके पक्ष में होगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। परंतु अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल लीड मिली हुई है। ठीक है जी, ठीक है। उज्जवल शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है। आप हिमाचल में, शिमला में बैठते हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं अलग अलग जगह से? थोड़ा आप दर्शकों को समझाइए कि जो 4 सीटें हैं उन पर क्या होने वाला है। देखिए अनिल जी, एग्जिट पोल ने हिमाचल को 4-0 का अपना आंकलन दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कल मुख्यमंत्री की एक स्टेटमेंट आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि 4 में से 2 सीटें कांग्रेस के हक में जाएंगी और 2 सीटों पे टफेस्ट मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर तो ये लगता है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है। रही 2 सीटों की बात, तो कांग्रेस ने जो 2 सीटों पे एज रखा है उसमें निश्चित तौर पे एक वो शिमला को एज मान रहे हैं, क्योंकि शिमला उनकी एक पारंपरिक सीट रही है, इसमें उनकी सरकार है और कांग्रेस के जो विधायक हैं और कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो सबसे ज्यादा शिमला के क्षेत्र में है। तो इस लिहाज से शिमला में थोड़ा सा कांग्रेस जो है वो अपने को एज मान रही है। दूसरी बात मंडी लोकसभा सीट की है, तो मंडी में भी कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम एज पे हैं, क्योंकि जो मंडी पार्लियामेंट्री का रामपुर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है,
तो यहाँ पे कांग्रेस को बढ़त मिलने की, कांग्रेस को अनुमान है कि वो यहाँ बढ़त मिलेगी और यहाँ इस तरह से 2 सीटें जो है वो कम से कम वो यहाँ पे आसानी से जीत सकती हैं। रही बात 2 अन्य सीटों की, हमीरपुर और कांगड़ा। हमीरपुर में मुख्यमंत्री का ये कहना था कि अनुराग के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो खुलकर ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हमीरपुर में कांग्रेस जीत सकती है। हमीरपुर में एक तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ले दिया और दूसरा अनुराग का वहां पे एक जनाधार है, उन्होंने अपना जो काम किया है मोस्टली जो है वो उन्ना में वो बहुत एक्टिव रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री का उनका अपना एक कद भी है। तो हमीरपुर सीट जो है वो वहां पे जो है वो कांग्रेस को टफेस्ट सीट लग रही है और ये हालत कांगड़ा की है। ये तो हो गई मुख्यमंत्री का बयान। देखिए जो फील्ड की रिपोर्ट आ रही है, लोगों का कहना है, तो उसमें एक विरोधाभास तो हो रहा है, जैसा अभी हमारे सम्मानीय भाई जी ने भी कहा कि केंद्र में तो मोदी सरकार है, लोग तो चाहते हैं कि वो मोदी को वोट दें, राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार है उस ओर भी लोगों का एक तरह से ध्यान बंट रहा है, क्योंकि यहाँ ओपीएस भी है, बहुत संख्या एम्प्लॉयज की भी है, तो कुछ जो है वो स्टेट के इश्यूज भी इसमें टच हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल 6 महीने का अभी अरसा हुआ है कांग्रेस की सरकार को, तो ये फैक्टर निश्चित तौर पे जो है वो इस इलेक्शन में अभी काम कर सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो पिछला 2 लोकसभा इलेक्शंस का जो रिजल्ट रहा है 2014 और 19 का, तो उसमें हो सकता है कि इस बार या तो मार्जिन में कमी आए या जो है वो कांग्रेस 4 में से कहीं ना कहीं एक सीट पर जो है वो या क्लोज फाइट दे या एक सीट जो है वो अपने नाम करे, क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार होने का कहीं ना कहीं जो झुकाव मतदाताओं को रहता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जरा जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार और अब की बार का, क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ जो है वो हवा का रुख था, कहां लोगों ने वोट डाला है, किसको कितनी सीट आ सकती हैं? क्योंकि दावे सब अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन आपका अंदाजा क्या कहता है? आपने लोगों से बातचीत की होगी, आपको क्या लग रहा है कि स्थिति क्या है चारों सीटों पर? देखिए, हिमाचल में शुरू में शुरुआती दौर जब चुनाव का, लोकसभा चुनाव जब अनाउंस किए, उस समय लगता था कि कांग्रेस का शिमला और मंडी सीट्स पे थोड़ा पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शनियरिंग बढ़ती गई वैसे वैसे भाजपा जो है, बीजेपी जो है अपनी पकड़ को मजबूत करती गई। और अगर हम शिमला पार्लियामेंट्री सीट की बात करें तो देखिए, पिछली इलेक्शन में सुरेश कश्यप जो है वो 3 लाख तकरीबन 3,27,000 वोटों से वो जीतते हैं। तो उनका जो जीत का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा था। और अगर हम नेगेटिव वोटिंग की बात करें तो 1,60,000 नेगेटिव वोटिंग अगर उनके खिलाफ होती है तो भी वो मुझे लगता है कि सीट वो निकाल लेंगे। हालांकि लोगों से बातचीत करने पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था। जहां भी हम गए, चाहे हम सिरमौर में गए, सोलन में गए या शिमला में गए, वहां लोग इनसे काफी नाराज थे। लोगों का ये मानना था कि ये फील्ड में 5 साल नजर नहीं आए, किसी पंचायत में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। और इसी तरह जहां तक हमीरपुर की बात है, हमीरपुर में मुझे नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर किसी भी एंगल से, तरीके से वो कहीं कमजोर थे। उनकी जो कैंपेन थी वो एक वेल वीव थी और पूरी तरह एक इंटेंसिफाइड थी। सिमिलरली अगर हम कांगड़ा में जाएं तो कांगड़ा में भी जो फाइट थी वो काफी क्लोज थी, क्योंकि वहां जो गद्दी वोट थे वो थोड़ा कांग्रेस ने उन वोट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी वहां पे। और आनंद शर्मा वहां पे आउटसाइडर है, मतलब उनको धरती पुत्र नहीं वहां माना जा रहा था। राजीव भारद्वाज जो वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, उनके हक में ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर वहां पे खड़ा जो है वो नजर आया। अब मंडी सीट में विक्रमादित्य और कंगना के बीच में भी काफी जबरदस्त फाइट चली, लेकिन कंगना भी युवा फेस है और विक्रमादित्य भी यंग फेस है। अब शुरुआती दौर में कंगना ने कुछ इस तरह की बयानबाजी की जो उनके खिलाफ एक नेगेटिव मैसेज जो है वो वोटर्स के अंदर गया है। अभी वहां पे भी काफी क्लोज फाइट है, देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। काफी
मुश्किल काम था वहां पे दोनों पार्टीज के लिए, और फाइट भी थी दोनों के अंदर, क्योंकि कंगना को अगर मंडी से पूरी सपोर्ट मिलेगी तो विक्रमादित्य को रामपुर शहर और ये दूसरा जो एरिया है उसके साथ एडजॉइनिंग लगता जो क्षेत्र है उससे बिल्कुल, यानी अपर एरिया से ये देखना होगा कि विक्रमादित्य को कितनी बड़ी जो है लीड मिलती है और निचले क्षेत्र से कंगना को कितनी बड़ी लीड मिलती है, ये डिपेंड करेगा जीत और हार पर। अनुराग जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बात कर लेते हैं विधानसभा उपचुनाव की, क्योंकि हिमाचल में लोकसभा के अलावा 6 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं और लोगों की नजर जो है उन पर भी टिकी हुई है। अनुराग जी क्या रिपोर्ट्स हैं लाहौल स्पीति से, धर्मशाला से, हमीरपुर से और ऊना से? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे रवि वाला अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां पर स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि मार्कंडे अगर हम देखें तो मार्कंडे अभी तक सबसे ज्यादा लीडिंग रहेंगे। जैसे पिछली बार केएल सोलन की एक नालागढ़ के क्षेत्र की सीट थी केएल, तो उसको सिंपैथेटिक वोट जो था वो मिला था। वही सेम अगर आप बात करें तो वो अब जो है वो सेम स्थिति मार्कंडे के साथ है। मार्कंडे को वो कहीं ना कहीं वो एज तो मिल रहा है, और उसके सामने रवि को, क्योंकि रवि बहुत पुराने कांग्रेसी थे, 1960 से उनका परिवार काम कर रहा था, परंतु हमें अभी फिलहाल रवि की स्थिति मजबूत दिख नहीं रही है। और हम ये कहेंगे कि इसमें मार्कंडे जो एक आजाद उम्मीदवार है वो अभी तक जो अपर हैंड है वो मार्कंडे को मिला है, जो अभी तक लग रहा है स्थितियों में। उसी के साथ में अगर आप बात करें देवेंद्र भुट्टो की, भुट्टो जो हमारे वहां से हैं, तो भुट्टो को थोड़ा सा एज हमें लग रहा है कि बीजेपी में वहां से थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो दिख रहा है कि क्योंकि अपना पर्सनल जो वो है वो ग्रिप अच्छा है, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा अभी अपर हैंड पे हैं और उनको शायद मिल सकता है। वैसे ही सेम अगर हम बात करें जो हमारे उसके थे चैतन्य की जो है उसकी स्थिति खराब है, जो अभी तक जितना हमने आम लोगों से बात की, जितना हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की वो वाली सीट खतरे में। अगर ओवरऑल 6 में से हम बात करें तो 4 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें जो बीजेपी के, मेरे आकलन से तो ये जा रहा है। ठीक है जी। उज्जवल जी आप हमीरपुर के रहने वाले हैं, जरा तस्वीर साफ करिए दर्शकों को, जमीन पर क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट्स आपके पास हैं, क्योंकि 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, ये बड़े अहम हैं वहां की सरकार के लिए, हिमाचल के लिए। आपको क्या लगता है कि जो बात अनुराग कर रहे हैं, 4-2 की बात कर रहे हैं, उसमें कितना दम है और जमीन पर हकीकत कितनी है, आप बताइए। देखिए अनिल जी, विधानसभा के जो बाई इलेक्शन है उनके रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले रह सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हिमाचल का वोटर बिल्कुल साइलेंट रहा, यहाँ कोई अभी तक ओपन वेव नहीं देखी। अब देखने की बात यह है कि जो सभी असेंबली बाई इलेक्शंस में पोलिंग हुई थी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वुमेन का जो पोलिंग है वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इवन वर्सर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे वुमेन की परसेंटेज 10% ज्यादा हुई। अब इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है कि जो महिलाएं हैं वो किस ओर जा रही हैं, लेकिन महिलाओं का वोट, आबादी का वोट जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइडेड फैक्टर बनने वाला है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का 1500 रुपीज मासिक पेंशन वाला फार्मूला काम कर गया तब तो कांग्रेस लीड ले जाएगी 6 में से मैक्सिमम। लेकिन अगर महिलाएं भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ, मोदी की तरफ उनका झुकाव रहता है तो फिर ये कहना मुश्किल है, फिर वो हो सकता है 6 में से 5 सीटें, 4 सीटें भाजपा के खाते में चली जाए। देखिए बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो देखने में आई है कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो भाजपा ने गलती की थी, तो कहीं ना कहीं वही गलती, उसका कुछ कंसेप्ट अभी दोहरा दिया है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में जो रामलाल मार्कंडे हैं वो रेबल्स हैं और वो भाजपा के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। तो कुल मिला के जो है वो ये आकलन करना जो है वो उतना अभी आसान नहीं है, क्योंकि महिलाओं का वोट जो है वो बहुत डिसाइडेड रहने वाला है। अच्छा ठीक है अरविंद जी, आपका क्या मानना है कि जो वोटिंग परसेंटेज देखी जाए अगर, तो बड़सर में बहुत कम वोटिंग हुई है ऑल ओवर अगर बात करें, और बाकी सीटों पर ठीक ठाक वोटिंग हुई है। इसके क्या मायने हैं? आपको क्या लगता है कि जो चैतन्य शर्मा हैं, भुट्टो हैं,
या फिर सुजानपुर से राजेंद्र राणा हैं, लखनपाल, इंद्रदत्त लखनपाल हैं, इनकी स्थिति क्या है? सुधीर शर्मा है धर्मशाला से, क्या स्थिति है इनकी? नहीं, देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट है कि अभी हिमाचल जो सरकार थी कांग्रेस की, उसका जो उसके ऊपर एक जो खतरा जो आया था विधायकों के रिजाइन करने के बाद, वो फिलहाल अब खत्म हो गया है। तो लोगों को लगता है कि सरकार 5 साल जरूर निकालेगी। ये एक आम धारणा है लोगों के अंदर जो बन गई है। तो हिमाचल के अंदर मुझे नहीं लगता कि बाई इलेक्शंस में बीजेपी जो है कहीं गेन कर सकेगी 6 में से आउट ऑफ 6 जो है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 3.5 साल अगर कांग्रेस की सरकार रहती है और अगर बीजेपी के विधायक को चुनकर भेजते हैं तो उनके क्षेत्र का, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो विकास है वो एक किस्म से रुक जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी कहीं गेन करेगी। चैतन्य शर्मा की स्थिति भी गगरेट में कोई अच्छी नहीं बताई जाती है, भुट्टो की भी कुटलैहड़ में ठीक नहीं है, और राजेंद्र राणा की स्थिति भी अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि राजेंद्र राणा भी राजनीतिक विरोधियों से पूरी तरह अब घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और जो रंजीत सिंह है वहां पे, जो उनके खिलाफ जिसको बीजेपी ने वो किया है वहां पे इलेक्शन के लिए, वो उनकी स्थिति वहां पे इस बार जो लोगों से हमने बातचीत की, लोगों से जो फीडबैक आया वो काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि राजेंद्र राणा तकरीबन इस पूरी कैंपेन में राजनीतिक तौर पे अलग थलग पड़े रहे। पिछले इलेक्शन में उनको बीजेपी के लोगों ने भी सपोर्ट किया था और कांग्रेस के लोगों ने तो सपोर्ट किया ही था, वो उनकी विक्ट्री का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन स्थिति इस बार बिल्कुल अलग थी। और लाहौल स्पीति में जैसे अनुराग जी ने कहा कि मार्कंडे जो है, रामलाल मार्कंडे, वो रेबल कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उनका एक लाहौल स्पीति में एक आधार है और वो पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है, तो उनकी पकड़ भी है उस क्षेत्र में, तो वो भाजपा को सीधा नुकसान होगा उनके मैदान में, इसमें इलेक्टोरल बैटर में आने के बाद बीजेपी को नुकसान होगा उनका। और धर्मशाला में क्या लग रहा है आपको? धर्मशाला में जो हमें फीडबैक मिला है, धर्मशाला में सुधीर शर्मा की जो स्थिति है वो काफी अच्छी बताई जा रही है। तो यानी उसमें धर्मशाला में बीजेपी गेन कर सकती है? जी बिल्कुल, जो लोगों का फीडबैक है वो तो यही है कि धर्मशाला में सुधीर शर्मा की स्थिति ठीक थी, सेफ थी, मतलब वो सेफ बोट पे सेल कर रहे हैं वहां पे। जी चलिए, ठीक है। अरविंद जी, उज्जवल जी और अनुराग जी, आपने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई कि हिमाचल में जमीनी हकीकत क्या है, और आज की रात जो है वो कयामत की रात है। कई जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको नींद नहीं आएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी, नतीजों की घड़ी जो है अब कुछ चंद घंटों में आ जाएगी। तो ये चर्चा जो है हिमाचल में क्या होने वाला है, आपने सुना कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव जैसे अरविंद जी बता रहे थे, उज्जवल जी बता रहे थे कि यहाँ पर फाइट जो है इतनी टफ है कि पता नहीं चल पा रहा है कि होगा क्या। तो ये कल 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद 12-1 बजे के बाद जो है दोपहर में तस्वीर साफ हो जाएगी और इंडिया न्यूज आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएगा। सुबह 8 बजे से लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।